हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, ब्राह्मण स्वराज की बात करता है। स्वराज का मतलब होता है ब्राह्मणों का राज, पेशवाई राज, ब्राह्मणों का राज। आज ब्राह्मणों का राज है। ब्राह्मणों का राज मतलब राम राज। राम राज का मतलब यह है कि ढोल गमार शूद्र पशुवारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इनकी पिटाई होनी चाहिए। यही तो राम राज है। आखिर कब तक हमारे समाज की कुटाई पिटाई होती रहेगी? कब तक हमारा समाज इस अन्याय अत्याचार को, जुल्म को सहन करता रहेगा? साथियों, किया है शोषण इन्होंने हर जमाने में, जो किया कि ना ही खून चूसन अनजाने में। साइमन कमीशन आधी अधूरी रिपोर्ट लेकर के लंदन चला गया। वहां सम्राट जॉर्ज पंचम को सारी बातें बताया। सम्राट जॉर्ज पंचम ने पुनः जो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को गोलमेज सम्मेलन में बुलाया। पहला जब गोलमेज सम्मेलन था, जिन्ना गए, सारे लोग गए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर गए, मगर गांधी को बुलाया गया। गांधी नहीं गया। गांधी बदमाश आदमी था, बात नहीं बनी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। उस सम्मेलन में गांधी को नहीं बुलाया गया, मगर फिर भी गांधी गया। गांधी बदमाशी करने गया था। कई दिन तक वार्ता चली। गांधी चाहता था कि SC ST OBC को कोई अधिकार, माइनॉरिटी को इस देश में ना मिले। एक दिन पहले गांधी की बदमाशी सूझी। वो जाकर के जिन्ना से मिला और जिन्ना से कहा कि डॉक्टर जिन्ना, आप अंबेडकर का साथ मत दो। सादा कागज दिया, ये सादा कागज देता हूं, जो लिखना हो लिख लो, हस्ताक्षर कर दूंगा, मगर डॉक्टर अंबेडकर का साथ मत दो। जिन्ना ने सोचा कि गांधी के पास क्या है, क्या गांधी देगा? ये देगा है क्या? देना है अंग्रेजों को, मगर हस्ताक्षर करने के लिए सादे कागज पर ये दे रहा है। ये क्या दे पाएगा? अपने पक्ष में जिन्ना को करने के लिए गांधी ने गाय की मांस भी खिलवाया जिन्ना को, मगर जिन्ना तो इसके दांव पेच को जानते थे। ये गांधी बदमाश आदमी, उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया। सीधे डॉक्टर अंबेडकर के पास आए, सारी बात को बताया कि गांधी बदमाश आदमी हमारे पास गया था और ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। फिर जब मीटिंग हुई, हस्ताक्षर देने की बात आई, तो सम्राट जॉर्ज पंचम ने डॉक्टर अंबेडकर को सारे अधिकार दे दिए। सारे अधिकार दिए। एडल्ट फ्रेंचाइजी का अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया, नंबर 1, डबल वोट का अधिकार दिया, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया और रिप्रेजेंटेशन दिया। 4 अधिकार दिया। मुसलमानों को भी दिया, मगर गांधी को अच्छा नहीं लगा। गांधी ने कहा कि अगर ये अधिकार इस देश के मूल निवासियों को मिलते हैं तो ऐसी आजादी हमें पसंद नहीं है, हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं। और वहां से गांधी भागा, आया हवाई जहाज पर बैठा, हवाई जहाज पर बैठ कर को मुंबई इंडिया आ गया। जैसे उसका हवाई जहाज महाराष्ट्र मुंबई में लैंड किया, अंग्रेज जानते थे कि उपद्रव कर सकता है, उपद्रवी आदमी है। अंग्रेजों ने गांधी को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके उसे औरंगाबाद जेल में डाल दिया। जेल में भी गांधी बदमाशी किया और अनशन करने लगा डॉक्टर अंबेडकर के विरोध में कि जो कम्युनल अवार्ड के रूप में 4 अधिकार अंबेडकर को मिले हैं, खत्म होने चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर झुके नहीं। गांधी अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। ब्राह्मणों को मिला करके डॉक्टर अंबेडकर के विरोध में बस्तियां जलवाई, दलितों को जिंदा जलवाया, बस्तियां जलवाई, लोगों को मारा पीटा गया, उपद्रव देश में मचा दिया गांधी ने। गांधी के इस आंदोलन के विरोध में डॉक्टर अंबेडकर को मजबूर होना पड़ा। उन्होंने सोचा कि जब हम ऐसी आजादी लेके क्या करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने पूना में पैक्ट हुआ, पूना में समझौता हुआ, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया, जिसका नतीजा है कि जो डबल वोट का अधिकार मिला था वो सिंगल वोट हो गया, जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार मिला था वो संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र हो गया। जब 1935 में सेकेंड इंडिया एक्ट बनने लगा तो सारी बातें जो है उस एक्ट में मर्ज हुई। 2 सितंबर अगस्त क्रांति है। कांग्रेस का मनोबल ऊंचा हो गया है। जैसे ही शक्ति का निर्माण हुआ, उसने डू और डाई का नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। तो मैं साथियों आपसे भी अपील करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं, हम भी अब ताकतवर हो गए हैं। इस देश का जितना आबादी है, 130 करोड़ आबादी है। इस 130 करोड़ आबादी में इस देश का 60 से 65 तो व्यर्थ में कहते हैं कि हाथी तो आज बिगड़ा है। करता हूं, गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि अगर ब्राह्मणों से आजाद होना चाहते हो तो आपको भी ये नारा लगाना पड़ेगा, ब्राह्मणों भारत छोड़ो। उन्होंने जान लिया कि अब हमें भारत छोड़कर जाना है।
2 सितंबर 1946 को देश के इस यूरेशियन विदेशी अंग्रेजों ने देश के यूरेशियन विदेशी ब्राह्मण को देश की सत्ता सौंप दिया और जवाहरलाल नेहरू देश का प्रधानमंत्री बन गया। घोषणा हुई आजादी की 15 अगस्त 1947 को, मगर पंडित जवाहर नेहरू ब्राह्मण 2 सितंबर 1946 को ही शपथ ले लिया। बताइए कितना हमारे समाज के साथ धोखेबाजी हुई। इस देश में जब देश की आजादी की घोषणा 15 अगस्त 1947 की हो गई और देश में 15 प्रोविंशियल कमेटी थी, 15 प्रोविंशियल कमेटी में 13 वोट हमारा पुरखा सरदार पटेल को मिली और 1 वोट पंडित ब्राह्मण नेहरू को मिली। लोकतंत्र की भ्रूण में ही हत्या कर दिया ब्राह्मणों ने कि 1 वोट पाने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया और 13 वोट पाने वाला हमारा पुरखा सरदार पटेल को सत्ता और व्यवस्था से बेदखल करने का काम इन्हीं ब्राह्मणों ने किया। ब्राह्मणों ने किया, इस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। इतना ही नहीं किया, लोकतंत्र की इस कदर हत्या किया ब्राह्मणों ने कि 5 साल तक बिना चुनाव कराए ही ब्राह्मण नेहरू इस देश का प्रधानमंत्री बना रहा। देश आजाद हो गया, तथा कथित आजादी देश को मिल गई। संविधान सभा का निर्माण हुआ, संविधान सभा में 294 लोग चुन के गए। घोषणा हुई, 294 लोग चुन के गए संविधान सभा में पूरे देश के। जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मणों का नेता था, वो देश का प्रधानमंत्री था। हमारे लोग गांधी को ही अपना नेता मानते थे, मगर गांधी और नेहरू पंथ ने मिलकर किस तरह से पिछड़ों के साथ धोखेबाजी किया कि संविधान सभा में 294 लोगों में एक भी ओबीसी का व्यक्ति चुन के नहीं गया। कांग्रेस के लोगों ने ओबीसी को टिकट ही नहीं दिया। जब आपको टिकट नहीं दिया तो आपकी बात कौन उठाता हूं? और डॉक्टर अंबेडकर के लिए तो ब्राह्मणों ने घोषणा कर दिया था कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए दरवाजे नहीं, खिड़कियां भी बंद रखो, ये संविधान सभा में न जा पाया। मगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लड़ करके संविधान सभा में गए। तो संविधान सभा में गए तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए। जितना अधिकार देना था डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को, सारे अधिकार उन्होंने दे दिया। आपको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। संविधान की धारा 16(4), 15(4) में आपको नौकरी सैलरी मिलती है, नौकरी करते हैं सैलरी मिलती है, आपको संपत्ति का अधिकार मिला। 145 में आपको शिक्षा अधिकार मिला। धारा 124 में आपके बच्चों को जो 14 साल से कम उम्र के हैं उनसे जबरदस्ती भी अधिकार नहीं लिया जा सकता, ये अधिकार आपको दिया। संविधान की धारा 330 में पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को। संविधान की धारा 244 में आदिवासियों को अधिकार दिया, 244 में। और आदिवासियों के लिए संविधान में भी संविधान अलग से बनाया कि 5वीं और 6ठी अनुसूची में उन्होंने आदिवासियों के लिए जल जंगल और जमीन पर उनका मौलिक अधिकार कभी खत्म नहीं किया जा सकता, उनका मौलिक अधिकार बहाल किया। मगर आज की इस ब्राह्मणवादी सरकार ने उनका मौलिक अधिकार भी खत्म कर दिया, जल जंगल जमीन से उसको पूरी तरह से बेदखल कर दिया। संविधान के पहले पन्ने पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब संविधान लिखे, देश का संविधान किसी देवी देवता, किसी ब्रह्मा विष्णु महेश, किसी लक्ष्मी सरस्वती और दुर्गा के नाम पर नहीं लिखा। देश का संविधान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जनता के नाम पर लिखा। और लिखा पहले पन्ने पर कि हम भारत के लोग हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, ब्राह्मण स्वराज की बात करता है। स्वराज का मतलब होता है ब्राह्मणों का राज, पेशवाई राज, ब्राह्मणों का राज। आज ब्राह्मणों का राज है। ब्राह्मणों का राज मतलब रामराज। रामराज का मतलब यह है कि ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इनकी पिटाई होनी चाहिए, यही तो रामराज है। आखिर कब तक हमारे समाज की कुटाई पिटाई होती रहेगी? कब तक हमारा समाज इस अन्याय अत्याचार को, जुल्म को सहन करता रहेगा? साथियों, किया है शोषण इन्होंने हर जमाने में, जो किया कि ना ही खून चूसन अंजामे में। हमारे अंग्रेज जब इनको समझ गया तो किया कि आज की तारीख से इस देश में, भारत में ब्राह्मण कोई जज नहीं बनेगा। समझ गए? समता सुविधा बंधु भाईचारा देश में नहीं रह गया है। आज भी हमारे साथ वही व्यवहार होता है जैसे मनवादी व्यवस्था में था। छुआछूत, भेदभाव, गैर बराबरी, असमानता आज भी तो देश में है। अरे हमारे साथ हो तो चलिए मैं मान लेता हूँ। इस देश का राष्ट्रपति जाति का है, उसकी बीवी भी पंडितानी है, इसके बाद वो मंदिर में नहीं जा पाया, तो हम आप तो साधारण आदमी है ना। तो कहाँ है भारत में भाईचारा? है नहीं। न्याय,
समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। न्याय भारत में नहीं है। देश की अदालतें न्याय नहीं करती, वो तो निर्णय देती हैं। न्याय का मतलब क्या होता है? न्याय का मतलब होता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अगर हम देश में 52-60% हैं तो हमको 60% हिस्सा मिलना चाहिए। मगर देश के लोकतंत्र में इस देश ने, ब्राह्मणों ने लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर कब्जा कर लिया है। जमीन जायदाद पर ब्राह्मणों का 94% कब्जा है। 94% जमीन पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है। फिर आबादी उनकी 3.5%, मगर जमीन पर कब्जा उनका 94%। 2% जमीन ब्राह्मणों ने मठ और मंदिर के नाम पर कब्जा किया है। मठ और मंदिर की जो आमदनी है उतनी आमदनी ब्राह्मण तो साधु संत लोग और सन्यासिनियां समझ चुके हैं, इस मंदिर में कोई ईश्वर, कोई भगवान नहीं है। अगर ईश्वर भगवान होता तो एमएलए एमपी बनने के लिए साधुनिया साध्वी और साधु लोग, महंत लोग क्यों जा रहे हैं? आपके उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी मठ में था। मठ को छोड़ करके वो जान गया पीढ़ी राजपाट करती है। सबूत है इसका बिहार की धरती पर। ये भारत देश सोने की चिड़िया था, विश्व गुरु था। ये भारत देश विश्व महाशक्ति था। जब हमारा पुरखा सम्राट अशोक इस देश का राजा था तो चार हमारे पुरखों ने बनवाया। तक्षशिला विश्वविद्यालय हमारे पुरखों ने बनवाया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय हमारे पुरखों ने बनवाया। वल्लभी विश्वविद्यालय हमारे पुरखों ने बनवाया। ये चार यूनिवर्सिटी थी साथियों, और पूरी दुनिया के छात्र भारत में पढ़ने आते थे। पूरी दुनिया के छात्र। आपको जान करके हैरानी होगी कि नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा इस दुनिया का सबसे बड़ा दार्शनिक, सबसे बड़ा वैज्ञानिक सुकरात भी इस देश में पढ़ने आया था। सुकरात, जिसके दो चेले थे, प्लेटो और अरस्तु सुकरात के चेले थे। सुकरात भी नालंदा विश्वविद्यालय से अध्ययन किया था। ऐसी यूनिवर्सिटी थी। और आज आपके देश का पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी लिखता है, और यूएनओ की रिपोर्ट है कि जो भारत का भी विश्व गुरु था, और आज की तारीख में दुनिया की 200 यूनिवर्सिटी में भारत का नाम ही नहीं। दुनिया के 200 अच्छे से अच्छे संस्थानों में भारत का नाम नहीं है। तो स्थिति आजाद भारत में किसने पैदा किया? ब्राह्मणों ने पैदा किया। विश्व गुरु था भारत, सोने की चिड़िया था देश, गरीबी नहीं थी। जब अंग्रेज 15 अगस्त 1947 को चला गया तो इस देश की आबादी 1947 में 37 करोड़ थी। 35 करोड़ केवल। और देश में कितना गरीब थे? 11 करोड़। इसका मतलब 11 या 33, इसका मतलब 1/3 से भी कम गरीबी थी देश के अंदर। मगर आज की तारीख में 74 साल आजादी के हो गए। देश की 130 करोड़ जनसंख्या है। और अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट है, जो कांग्रेस का सांसद हुआ करता था, उसकी रिपोर्ट है कि आज की तारीख में भारत के 84 करोड़ लोग गरीब हैं, जिनकी आमदनी 6 रुपए से लेकर के 20 रुपए से ज्यादा नहीं है। बताइए, 84 करोड़ लोग आजाद भारत में परिस्थिति पैदा किया, ब्राह्मणों ने पैदा किया। 3/4 लोग गरीब हैं, और इस कदर इनकी हालत खराब है, इतने कमजोरी, इतनी गरीबी है कि अगर वो पंचायत का चुनाव, प्रधानी, पंची, बीडीसी और जिला पंचायत का चुनाव लड़े तो 84 करोड़ लोग जो है अपनी अमानत सिक्योरिटी भी नहीं जमा कर सकते। सरकार ने सीधे इस ब्राह्मणवादी हुकूमत ने 84 करोड़ लोगों को चुनाव की प्रक्रिया से बाहर कर दिया है। चुनाव भी नहीं लड़ सकते। ये इस कदर गरीबी देश के अंदर है। भारत विश्व महाशक्ति था। जब हमारा पुरखा सम्राट अशोक इस देश पर हुकूमत करता था और 10 पीढ़ियों तक हुकूमत किया, तो बृहत्तर भारत, पूरी दुनिया का राज हमारे पास था। देश की जीडीपी भारत की 33% थी। पूरी दुनिया में जितनी आमदनी थी उसकी सारी आमदनी का 31% हमारे पास थी, भारत में थी। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को अमर्त्य सेन जो अर्थशास्त्री भारत का है, उसने एक अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखा, उस पर उसको नोबेल पुरस्कार मिला, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला। अमर्त्य सेन ने इस बात को लिखा है कि मौर्य वंश का जो हुकूमत थी, इस देश की जीडीपी 31%, 31% थी। कितना धनी था, कितना धन से संबंध था। और हुकूमत पूरे 72 भारत की इतनी बड़ी थी कि आज उस 72 भारत को ब्राह्मणों ने 11 टुकड़ों में बांट दिया। जब सम्राट अशोक हुकूमत करता था तो रूस का उज्बेकिस्तान भारत में था, अफगानिस्तान भारत में था। ब्राह्मणों ने इस भारत को, जब से आर्य विदेशी ब्राह्मण आया, आप लोग जानते होंगे कि भारत का 2 टुकड़ा हुआ, केवल भारत और पाकिस्तान। मगर अंग्रेजों, ब्राह्मणों ने इस देश को 11 टुकड़ों में बांटा।
उज्बेकिस्तान भारत में था जो रूस में है, अफगानिस्तान भारत में था, पाकिस्तान भारत में था, बांग्लादेश भारत में था, मालदीव भारत में था, श्रीलंका भारत में था, भूटान भारत में था, नेपाल भारत में था, इंडोनेशिया भारत में था, म्यांमार भारत में था। ये 11 देश जो थे भारत में थे, मगर ब्राह्मणों ने 11 टुकड़े में जिस तरह से हम लोगों को, मूल निवासियों को हजारों हजार जातियों में बांटा, उसी तरह से देश को भी बांटा। तो साथियों, बिना क्रांति की आजादी नहीं मिलती। जो क्रांति किया है वो आजाद हुआ है। फ्रांस की क्रांति से सबक लीजिए, इंग्लैंड की क्रांति से सबक लीजिए, रूस की क्रांति से सबक लीजिए। अभी 2011 में आपका पड़ोसी देश नेपाल भी, वहां भी क्रांति हुई, मिस्र में क्रांति हुई। नेपाल में राजा का राज था। 2011 में वहां की जनता ने, वहां के कमजोर वर्ग के लोगों ने, वहां के शोषितों ने आंदोलन किया, राजशाही खत्म हो गई, लोकशाही कायम हुई कि नहीं हो गई? राजा का राज ही अंत हो गया। इसलिए इस ब्राह्मण शाही को, आज देश में लोकतंत्र नहीं है, लोकशाही नहीं है, ब्राह्मण शाही है। अगर इस मुल्क से ब्राह्मण शाही खत्म करना चाहते हो तो आइए हमारे साथ, हम आपकी आजादी का आंदोलन चला रहे हैं। और आजादी का आंदोलन चला करके साथियों, देखिए बड़ी साफ सी बात है, जानवर दो ही होते हैं, ये कुत्ता होता है और ये शेर होता है। कुत्ता जो होता है अपने घर की रखवाली करता है, चोरों को देख के भौंकता है, मगर मालिक का तलवा चाटता है। तलवा चाटता है कि नहीं? और शेर कोई पालता है, शेर पालने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। अगर इज्जत की जिंदगी, सम्मान की जिंदगी, मान सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हो तो आओ हमारे साथ। हम लोग शेर जैसी आपकी लड़ाई लड़ेंगे और इस देश को आजाद कराएंगे ब्राह्मण शाही से। हमारा सेनापति शेर जैसा बहादुर है, जिसका नाम है वामन मेश्राम। बहादुर आदमी है, दांव पेच वाला आदमी है। अगर किसी सेना का सेना नायक गीदड़ हो और उसके सारे सैनिक शेर हो तो निश्चित तौर पर जान लीजिए कि बिना मौत को मारा जाएगा। जंग जीतने की बात तो दूर रही, वो सारी सेना सहित पे मौत मारा जाएगा। मगर अगर उसका सेनापति शेर होगा, उसके सैनिक भले ही गीदड़ क्यों ना हो, मगर दांव पेच जाता, दांव पेच के बल पर आपको जंग जीत लेगा। गीदड़ नहीं जीत सकता, इसलिए इस जंग को जीतना है। साथियों, आपका आह्वान करता हूं कि अगर इस लड़ाई को लड़ते हुए मारे जाओगे तो दावे के साथ कहता हूं कि आपका नाम शहीदों में लिखा जाएगा। अगर जंग को जीत लोगे तो इस देश के राजा बनोगे, इस देश के मालिक बनोगे। आपको मालिक बनाने का काम चल रहा है। आंदोलन सब नहीं करते, आजादी का आंदोलन सब नहीं चलाते। आंदोलन वो चलाते हैं जिनमें हिम्मत होती है। जिनमें हिम्मत है वो कुदरत में दखल देते हैं, जिनमें हिम्मत है वो कुदरत में दखल देते हैं। राह में कांटे हो उसको भी मसल देते हैं। खौफ की दुनिया से बदलते नहीं राहें अपनी। अरे मर्द तो वो है जो जमाने को बदल देते हैं।